नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की 10 बेहद बड़ी और जरूरी खबर में, जो कि बिहार चुनाव से आ रही है, जिसमें भाजपा और नीतीश सरकार को लगा बड़ा झटका। कांग्रेस ने लगाया बड़ा आरोप। जी हाँ दोस्तों, एक एक करके हर खबर के बारे में आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी लगता है कि बिहार चुनाव में पीएम मोदी और नीतीश कुमार सरकार को लग सकता है बड़ा झटका, तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए, फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाइए, कमेंट में लिखिए जय हिंद। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार में कोरोना की स्थिति पर हाई कोर्ट सख्त, कहा मरीजों की स्थिति भयावह, इलाज भी ठीक नहीं। जी हाँ दोस्तों, बिहार में लगातार चौथी बार स्वास्थ्य विभाग ने पटना हाईकोर्ट में जवाबी हलफनामा दाखिल नहीं किया। इस पर पटना हाईकोर्ट ने नाराजगी जाहिर करते हुए गंभीर टिप्पणी की। मंगलवार को मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजय कौरोल तथा न्यायमूर्ति एस कुमार की खंडपीठ ने कोरोना को लेकर दायर आधे दर्जन मामले पर सुनवाई की। कोर्ट ने सरकार के रवैये पर खेद जताया और कहा कि कोरोना मरीजों की स्थिति कितनी भयावह है, इससे निजी तौर पर वे वाकिफ हैं। उन्होंने यह भी कहा कि कोर्ट के एक स्टाफ को कोरोना हुआ और उसके इलाज में लापरवाही से यह बात समझ में आ गई है कि बिहार में कोरोना के इलाज की स्थिति ठीक नहीं है। अधिवक्ता दीनू कुमार और रितिका रानी ने कोर्ट को बताया कि सरकार आरटीपीसीआर जांच के बारे में बताना नहीं चाहती है। उनका कहना था कि सरकार प्रतिदिन 11,500 जांच का दावा कर रही है, जबकि सच्चाई कुछ और है। प्रतिदिन 4,000 से भी कम जांच हो रही है। उनका कहना था कि सरकार के पास आरटीपीसीआर जांच के लिए 9 लैब है और यह जांच कुछ गिने चुने लोगों तक सीमित है। कोरोना वार्ड में सीसीटीवी कैमरा तक नहीं लगा सका है। कोर्ट ने सरकार को फटकार लगाते हुए कहा कि जवाबी हलफनामा के साथ पूछे गए 9 बिंदुओं पर जवाब दो। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। धार्मिक स्थलों को फिर से खोलने की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से मांगा जवाब। जी हाँ दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को देश भर में सभी धार्मिक स्थलों को खोलने की मांग करने वाली याचिका पर केंद्र से जवाब मांगा। गौरतलब है कि कोरोना वायरस महामारी के चलते देश भर में धार्मिक स्थल बंद है या पहुंच के लिए प्रतिबंधित है। कोर्ट ने इस याचिका पर केंद्र और राज्य सरकारों को नोटिस जारी किया है। मुख्य न्यायाधीश S.A. बोबडे की अध्यक्षता वाली पीठ ने अहमदाबाद स्थित गीतार्थ गंगा ट्रस्ट की याचिका पर गृह मंत्रालय को नोटिस जारी कर देश में पूजा स्थल खोलने की मांग की। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हुई सुनवाई में पीठ ने कहा कि हम केवल संभावना तलाशने के लिए नोटिस जारी कर रहे हैं। इस पीठ में जस्टिस A.S. बोपन्ना और V. राम सुब्रमण्यम भी शामिल थे। ट्रस्ट ने वकील सुरजेंदु शंकर दास के माध्यम से याचिका दायर की। यह ट्रस्ट एक धार्मिक अनुसंधान का संस्था भी है। कोर्ट में दायर याचिका में कहा गया कि ये याचिका अनुच्छेद 14, 19, 1A और B, 25, 26 और 21 के तहत मौलिक अधिकारों की रक्षा और गारंटी के लिए पवित्र उद्देश्य के साथ दायर की गई है। विशेष रूप से भारत के निवासी पूरे भारत में पूजा स्थलों, धार्मिक स्थलों को खोलने की मांग कर रहे हैं, जिन्हें वर्तमान में कई राज्यों द्वारा प्रतिबंधित किया गया है। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार क्रांति वर्चुअल महासम्मेलन, कांग्रेस का आरोप, बिहार को 15 वर्षों में कुछ नहीं मिला। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पूर्व मंत्री प्रमोद तिवारी ने आरोप लगाया कि कोरोना काल में बिहार के लोगों ने परेशानी झेली है। जब दूसरे राज्य अपने लोगों को बुलाने के लिए गाड़ियां भेज रहे थे, तब बिहार में उन्हें आने से रोका जा रहा था। प्रमोद तिवारी बुधवार को कांग्रेस के मधुबनी सुपौल जिला के बिहार क्रांति वर्चुअल महासम्मेलन में बोल रहे थे। आह्वान किया कि बिहार के विकास के लिए इसे भाजपा जेडीयू से बचाइए। आरोप लगाया कि बीते 15 सालों में बिहार और मिथिलांचल को कुछ नहीं मिला। प्रभारी सचिव और महासम्मेलन संयोजक अजय कपूर ने कहा कि बिहार में इस बार सत्ता परिवर्तन तय है। पूर्व मंत्री शकील अहमद ने कहा कि बिहार और देश को भाजपा जेडीयू ने बेपटरी कर दिया है। कहा कि बेरोजगारी आज बीते 45 सालों में सर्वाधिक है। हरियाणा के पूर्व मंत्री कैप्टन अजय यादव ने कहा कि नीतीश कुमार ने उसी भाजपा से हाथ मिला लिया जिसके खिलाफ जनता ने उन्हें जताया था। NSUI की पूर्व अध्यक्ष अलका लंबा ने कहा कि बीते 15 वर्षों में बिहार के हिस्से बदहाली, महिला अत्याचार, बेरोजगारी, पलायन के अलावा कुछ नहीं आया।
पूर्व सांसद रंजीत रंजन ने कहा कि बिहार की जनता पर जबरन चुनाव थोपा जा रहा है। आरोप लगाया कि सरकार फिर पैसे के दम पर वोट खरीदना चाहती है, इसीलिए सावधान रहने की जरूरत है। सीट बंटवारे में देरी पर सदानंद बिफरे विधानमंडल दल के नेता सदानंद सिंह महागठबंधन में सीट बंटवारे में हो रही देरी पर नाराजगी जाहिर की। कहा कि मैं तो कह कर थक गया हूं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही। अब चुनाव में समय ही कहां बचा है, कब प्रत्याशी तय होंगे और कब वह तैयारी करेंगे। आरोप लगाया कि नीतीश का सरकार हर मोर्चे पर फेल है। कार्यकारी अध्यक्ष श्याम सुंदर सिंह धीरज ने कहा कि पैसे वालों को नहीं, कार्यकर्ताओं को टिकट मिले। मैथिली में भाषण और मिथिला की बात। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष डॉक्टर मदन मोहन झा ने मैथिली में मिथिला के लोगों से संवाद किया, कांग्रेस को जिताने और महागठबंधन सरकार बनाने की अपील की। अभियान समिति के अध्यक्ष डॉक्टर अखिलेश सिंह ने कहा कि सरकार की विदाई तय है। विधान पार्षद प्रेमचंद मिश्रा ने कहा कि यह सरकार मिथिला, मैथिली और विकास विरोधी है। मिथिला की सांस्कृतिक पहचान पर हमले हो रहे हैं। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। निजीकरण के खिलाफ बीपीसीएल कर्मचारियों की हड़ताल। कंपनी के प्राइवेट होने पर सेवानिवृत्ति लाभ न मिलने का डर। जी हां दोस्तों, सरकारी तेल कंपनी भारत पेट्रोलियम के निजीकरण का कर्मचारियों की ओर से विरोध होना शुरू हो गया है। कंपनी की 15 यूनियनों से जुड़े करीब 4800 कर्मचारियों ने 48 घंटे की हड़ताल का आयोजन किया है। कंपनी के ये कर्मचारी मुंबई और कोच्चि स्थित रिफाइनरियों से जुड़े हैं, जो सोमवार और मंगलवार को हड़ताल पर चले गए थे। इस हड़ताल के चलते कंपनी के एलपीजी प्लांट और मार्केटिंग डिपो भी बंद करने पड़े थे। कर्मचारियों की आरोप है कि सरकार ने जून 2020 के बाद कंपनी मैनेजमेंट को 10 साल के कॉन्ट्रैक्ट सेवा की समीक्षा करने का अधिकार दिया है। इसकी मदद से जो भी प्राइवेट मैनेजमेंट कंपनी को अपने अधिकार में लेगा, वह श्रमिकों के सेवा की शर्तों में संशोधन करेगा। उन्होंने कहा कि उन्हें यह भी डर है कि अगर कंपनी प्राइवेट हाथों में जाती है तो उन्हें सेवानिवृत्ति लाभ और ग्रेच्युटी भी नहीं मिलेगी। विनिवेश विभाग द्वारा जारी निजीकरण नियमों के अनुसार बीपीसीएल में लगभग 53% हिस्सेदारी रखने वाली सरकार कर्मचारियों के संरक्षण और व्यावसायिक निरंतरता पर मार्गदर्शन प्रदान करेगी। तेल शोधन और मार्केटिंग कंपनी के वर्तमान बाजार पूंजीकरण में सरकारी हिस्सेदारी का मूल्य लगभग 50,000 करोड़ रुपए है। कोरोना महामारी के कारण बीपीसीएल ने विनिवेश की प्रक्रिया में कई बार देरी हो चुकी है। इस वित्तीय वर्ष के लिए सरकार ने 2.1 लाख करोड़ रुपए के विनिवेश लक्ष्य को पूरा करना महत्वपूर्ण है। कुल मिलाकर सरकार 2020-2021 में केंद्र सार्वजनिक क्षेत्र की 2 दर्जन कंपनियों में अपना हिस्सा बेचना चाहती है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने नवंबर 2019 में बीपीसीएल, एयर इंडिया, शिपिंग कॉर्प ऑफ इंडिया और ऑनलैंड कार्गो मावर कॉर में सरकार की हिस्सेदारी की बिक्री को मंजूरी दी थी। निजीकरण के अलावा सरकार ने कई कंपनियों में अपनी हिस्सेदारी को 51% से भी कम करने का फैसला लिया है। दरअसल कोरोना काल में केंद्र सरकार विनिवेश और निजीकरण के जरिए ही पूंजी जुटाने की तैयारी में है। गौरतलब है कि सरकार बीमा कंपनी एलआईसी की 25% हिस्सेदारी को बेचने के लिए आईपीओ लाने जा रही है। इसके अलावा आईआरसीटीसी की भी 20% अतिरिक्त हिस्सेदारी बेचने की प्रक्रिया शुरू होने वाली है। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। जीएसटी मुआवजा बकाये को लेकर केंद्र और विपक्ष शासित राज्यों में ठनी। जी हां दोस्तों, केंद्र सरकार की ओर से राज्यों को गुड्स एंड सर्विस टैक्स कानून के तहत कंपनसेशन न किए जाने के मुद्दे पर एक तरह का संवैधानिक संकट मंडराता प्रतीत हो रहा है। जीएसटी कलेक्शन में कमी से निपटने के लिए हुई जीएसटी परिषद की आखिरी बैठक में केंद्र की ओर से पेश 2 प्रस्तावों को लगभग सभी गैर बीजेपी शासित राज्यों ने नामंजूर कर दिया। विपक्षी पार्टियों की ओर से शासित 10 राज्यों के मुख्यमंत्री, वित्त मंत्रियों ने आज तक इंडिया टुडे को बताया कि उन्होंने केंद्र के प्रस्ताव को ठुकरा दिया है। वहीं ओडिशा जैसे कुछ अन्य राज्यों ने कहा कि वे विकल्पों को तोल रहे हैं। केंद्र का दावा है कि उधार लेने के लिए राज्य बेहतर स्थिति में है। राज्यों का इस पर जवाब है कि केंद्र कर्तव्यबद्ध है और उसकी क्रेडिट रेटिंग बेहतर है, जो उधार लेने के लिए अहम है। साथ ही उसके पास लैंडर्स के व्यापक विकल्प हैं। जीएसटी परिषद की पिछली बैठक में वित्त मंत्री और परिषद की अध्यक्षता निर्मला सीतारमण की अगुवाई में केंद्र सरकार ने माना था कि राजस्व में भारी कमी आ गई है। साथ ही राज्यों को लंबित बिना भुगतान वाले मुआवजे की भरपाई के लिए उधारी का सुझाव दिया था।
केंद्र ने बकाया पूरे जीएसटी मुआवजे का सम्मान करने का वादा करते समय राजस्व की कमी को 2 श्रेणियों में बांट दिया। एक जीएसटी राजस्व में कमी की वजह से और दूसरा कोविड-19 महामारी की वजह से। केंद्र ने राज्यों को उधारी के लिए 2 फॉर्मूले प्रस्तावित किए और वापस जवाब देने के लिए 7 दिन की विंडो दी। यह 7 दिन की समय सीमा प्राप्त हो गई है। आम सहमति बनने की जगह केंद्र बनाम राज्यों की लड़ाइयां तेज होने की संभावना बन रही है। केंद्र मजबूती से इस मत पर कायम है कि राज्य को सुविधागत प्रक्रिया के जरिए उधार लेना चाहिए। दूसरी ओर बड़ी संख्या में राज्य अड़े हैं कि केंद्र को उधार लेना चाहिए और उन्हें जीएसटी एक्ट में उल्लेखित वादे के मुताबिक बकाया का भुगतान करना चाहिए। ऐसे में सीधे टकराव और राजनीति निहितार्थ की वजह से 19 सितंबर को होने वाले जीएसटी परिषद की बैठक हंगामेदार रहने की संभावना है।